श्रीवास्तव जी, हाँ, ये जब घोटाला सामने आया था तभी ये कुछ इशारे मिलने लगे थे कि इसमें कड़ियाँ काफ़ी दूर तक जाएंगी। अब उन आशंकाओं के आधार पर ही भूपेश बघेल को लग रहा है क्या कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, आपको मोहन जी मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था, चुनाव के पूर्व एक वीडियो जारी कर दिया गया और मैं जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व कुछ दिन पूर्व ही और जिस प्रकार से उनकी छवि को, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता है और लगातार जिस प्रकार से भाजपा जो है वो पूरी तरीके से भयभीत और डरी हुई थी और लगातार अगर आप देखेंगे तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया और लगातार जैसे मैंने कहा ना कि लगातार ये हमने जो मंत्र दिया था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, पुनः हम जीतेंगे, तो लोकतंत्र में जैसे ही इन्हें लगा कि अब ये हमसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं जीत पाएंगे तो इन्होंने दूसरा प्रयत्न अपनाना चालू किया और झूठे भ्रमक और मन घड़ंत आरोप लगाकर जिस प्रकार से किसी भी विपक्ष में बैठे हुए नेताओं की छवि को धूमिल करना, बीजेपी की इसमें मास्टरी है और इसमें पीएचडी होल्डर है, कैसे उनकी छवि को धूमिल किया जाए, उनकी इमेज को टर्निश किया जाए, उनकी मान प्रतिष्ठा को खराब किया जाए, ये प्लानिंग करके षड्यंत्र करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरी प्रोसेस को हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसका नंबर आज 299 299/2025, 301/2025, 303/2025 जिसका नंबर था, और हमने उसमें विभिन्न विषयों पर और हमने तो पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है। आपको मैं बता दूं कि सेक्शन पीएमएल एक्ट की जो सेक्शन 44 है उसके माध्यम से हमने ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें हम सबको विश्वास है, 140 करोड़ जनता की उम्मीद अगर कोई है इस देश पे तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसमें हमने बताया है कि कैसे कि जो सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसीज हैं उनकी सीमाओं को हमने चुनौती दी है कि क्या उनको अधिकार है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, पीएमएलए जैसे कानून का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेके मैं आपको बता दूं, हमने अदालत के सामने अपने पक्ष को रखा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और सुनवाई को और तेज और विकेंद्रीकृत और केंद्रित ढंग से हो। और लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा कि 10 मार्च को पहली बार भूपेश बघेल जी के यहाँ 25 के रेट हुई, 18 जुलाई तक ना कोई आधार, ना कोई प्रमाण, ना उनके खिलाफ कोई सबूत हुआ, और उसके बाद भी 18 जुलाई के बाद उनके बेटे को कोई सम्मन जारी नहीं किया गया और लगातार तब बिना सम्मन के, बिना नोटिस के, बिना कोई प्रक्रिया अपनाए, कोई ना उनके पास कोई जानकारी ऐसे उसके विरुद्ध आई, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली आप लोगों को, क्या समझा जाए, ये क्या दिखाता है? पहले सुनवाई में जो झटका लगा है वो क्या राहत है या आगे के लिए रास्ता खुला है? देखिए मोहन जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूं। मैं शाम से देख रहा हूं चैनलों में राहत नहीं मिली, राहत नहीं मिली। समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर क्लोज नहीं किया है। उन्होंने कहा आप प्रोसेस से आइए। आपके हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, आप हाई कोर्ट में अपनी इस अलग अलग दोनों आप अपने पीआईएल उसको लगाइए, रीट को लगाइए। और आज जो जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जोए मलाया बागची जी के कोर्ट में, खंडपीठ में, जस्टिस साहब के कोर्ट में लगा था मामला, और उन्होंने कहा कि ये जो धारा मैंने जैसा आपको बताया कि 44 जो सेक्शन है पीएमएलए का, और हमारे तरफ से देश के सबसे नामी वकील हमारे कपिल सिब्बल जी उस पे थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो 6 अगस्त के सारे जो पीएमएलए 44 सेक्शन के तहत जितनी भी हमने पीआईएल लगी है उस पे इसको क्लब कर दिया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मानते हुए इस केस को 6 अगस्त की सुनवाई के लिए रख दिया है और ये कहा है कि आप अपने हाई कोर्ट में जाइए और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ आइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने न्यायिक संस्थाओं का दुरुपयोग का जो मिसयूज हो रहा है, लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना हुआ है, लोकतंत्र के लिए की जो हानिकारक है, पूरी प्रक्रिया को हमने जो बताया है कि बिना पर्याप्त आधार के, उचित प्रक्रिया के और उनके परिवार के छवि को जिस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है, न्यायिक सीमा जो है उसको क्रॉस किया जा रहा है, सारी चीजों को हमने बताया है। और आगे भी आप देखिएगा 6 अगस्त के कोई ना कोई गाइडलाइंस ऐसी आएगी जिससे आने वाले समय में ईडी का मिसयूज बंद हो जाएगा।